हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि सुनिश्चित की जा चुकी है, जो कि 28 दिसंबर से होना प्रारंभ होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, ताकि जीके का कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वो बेल आइकन वाली घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो की तरफ। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वह है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कितना वजन महसूस करते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों ज़्यादा, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है जी फोर्स पर निर्भर करता है कि कितना वजन महसूस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें इसका उत्तर बताएं कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कितना वजन महसूस करते हैं। आपके पास 2 सेकंड है दोस्तों। दोस्तों, जो इसका उत्तर है वह है शून्य। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री जो वजन महसूस करते हैं वह अपना कोई भी वजन महसूस नहीं करते हैं। ना ही उन्हें ज़्यादा वजन महसूस होता है, ना ही उन्हें कम वजन महसूस होता है। वह स्पेसशिप के अंदर जो है अपना वजन जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं, वह ओनली फ्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो यह जानकारी अंतरिक्ष यात्री के बारे में और स्पेसशिप के बारे में, क्योंकि स्पेस में कोई भी बल कार्य नहीं करता है, ना ही वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जी फोर्स का मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स से है, इसलिए वहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री अपना वजन महसूस नहीं करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़कर कितनी की गई थी। ऑप्शन ए है दोस्तों 560, ऑप्शन बी है 555 और ऑप्शन सी है 550, ऑप्शन डी है 545। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर बताएं इसका। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कि लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है 545, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। अब 1973 में जो संविधान संशोधन हुआ था वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। जो 1973 में संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वह हुआ था 31st, ठीक है, 31वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी, तथा इसमें यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो था वो 25 से बढ़ा करके 25 से घटा करके 20 कर दिया गया था। ठीक है, इसमें पहले 25 था प्रतिनिधित्व यूटी का, अब वो 20 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जानकारी थी लोकसभा सीटों के बारे में। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, 5 जुलाई 2016 से लेकर 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है दोस्तों स्ट्रॉस खान, ऑप्शन बी है क्रिस्टिन लगार्ड और ऑप्शन सी है जिम योंग किम, ऑप्शन डी है रिड्रोगो टी डी राटो। ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। इसका आंसर दे दिया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। दोस्तों, यह 2016 का क्वेश्चन है और वो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला है कि करंट अफेयर आप लोग रिवाइज करती रहिए। तो दोस्तों, जो आईएमएफ के जो प्रबंध निदेशक के रूप में जिनको नियुक्त किया गया था वह थी क्रिस्टिन लेगार्ड, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जो क्रिस्टिन लेगार्ड हैं, इन्हें 5 जुलाई 2011 को आईएमएफ के 11वें प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था और 6 जुलाई 2016 को से भी वह अपना दूसरा 5 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण कर रही हैं। यह अभी भी आईएमएफ की मुद्रा कोष की मतलब कि आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, आईएमएफ बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो यह जानकारी थी क्रिस्टिन लेगार्ड के बारे में। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, नेपाल की पहली राष्ट्रीय महिला राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए है रीता भंडारी, ऑप्शन बी है विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन सी है ऐश्वर्या राय लक्ष्मी
ऑप्शन डी है कोमल राज्य लक्ष्मी। तो दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है और हमारे देश की भी पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके उत्तर बताइए। और दोस्तों आप इसका वीडियो को पॉज करके हमें उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या है। आंसर दे दिया होगा कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वह है विद्या देवी भंडारी, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति जो रही हैं वह है विद्या देवी भंडारी। दोस्तों यह नेपाल की द्वितीय और लोकतांत्रिक राज्य की जो है मतलब कि जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है उसी तरह नेपाल जब लोकतंत्र देश बना था तो लोकतंत्र के इतिहास में यह नेपाल की प्रथम विद्या देवी भंडारी जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। यह इससे पहले दोस्तों नेपाली राजनीतिज्ञ तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की भी नेता रह चुकी हैं। ठीक है, तो यह जानकारी थी विद्या देवी भंडारी के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं करंट अफेयर की और हमारी अगर जीके की वीडियोस नहीं देखी हैं, साइंस की वीडियो नहीं देखी हैं, रीजनिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो ऊपर आई कार्ड पर जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आई कार्ड शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के वीडियो को शो कर सकते हैं। और वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक मिस ना हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मेमोरी क्षमता की माप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्या है आपका जीबी, और ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है एचबी और ऑप्शन डी है जेडबी। तो इसका आंसर बताना है आपको नहीं में कि मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित कौन सा नहीं है। तो वीडियो को पॉज करें और उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका उत्तर दे दिया होगा। मेमोरी क्षमता की माप से जो संबंधित नहीं है वह है दोस्तों एचबी, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जी का मतलब होता है गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट और दोस्तों जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। ठीक है, तो यह थी जानकारी मेमोरी क्षमता के बारे में। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट में स्थित है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका उत्तर बताना है आपको। तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों तिब्बत में स्थित है, भारत में, नेपाल में या फिर भी भूटान में। तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके वो हमें उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका उत्तर दे दिया होगा। माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो यह लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 0.86 मीटर बढ़ गई है। पहले हाइट कितनी थी दोस्तों, पहले हाइट थी 8848। ठीक है, अब हाइट कितनी है, अब हाइट है 8848.86। ठीक है, पेपर में अगर आपके आता है 8849 तो यह भी करेक्ट आंसर होगा और 8848.6 यह भी करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, तो अब इसकी हाइट का ध्यान रखिएगा दोस्तों क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 0.86 मीटर बढ़ गई है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है फिंगर टच और सेकंड ऑप्शन है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी है ग्लड टच और ऑप्शन डी है लाइट ट्रांसमिट्स। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों कि कौन सा मोबाइल फोन टच जो पैनल जो है संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। मतलब किस तरीके से, मतलब कि वो संवेदनशील नहीं है, मतलब कि टच अगर करते हैं हम तो वह उसका तरीका जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके हमें उत्तर बताइए। दोस्तों आप लोगों ने इसका उत्तर दे दिया होगा कि कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। तो नहीं है वह है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन रखना रह गया है लेकिन वॉइस का मतलब भी यही है कि आवाज़ के साथ। ठीक है, और यहाँ फिंगर टच का मतलब है कि आप टच करके, तो जब टच कर रहे हैं तो संवेदन तो हो ही गया। और ग्लव्ड टच इसका भी मतलब यहाँ पर टच हो रहा है तो संवेदन हो ही गया। और लाइट ट्रांसमिट्स यह लाइट के थ्रू है, जैसे हम जब लाइट जलेगी तो उससे टच हो जाए। ठीक है, तो यह तीन ऑप्शन तो सही हैं और गलत आंसर क्या है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है,
तो यह था इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या है दोस्तों, वो देखिए आप। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों यह वीडियो मैं एक पहले भी रिवर्स पर बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें पिन कर दीजिए, और आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी वीडियो है, जियोग्राफी मैप की। ठीक है, जियोग्राफी मैप की वीडियो है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। रिवर की अभी मैंने रिसेंटली बनाई थी, दिसंबर की वीडियो है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा रिवर्स के बारे में, इंडिया की पूरी रिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका उत्तर है दोस्तों यमुना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यमुना नदी को ही कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, जहां ये डैश का ऑप्शन आ रहा है वहां का मतलब उसका मतलब है कि कहाँ, इस स्थान में क्या भरा जाएगा। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पेशावर, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है काठमांडू और ऑप्शन डी है मुल्तान। वीडियो को पॉज करें और उत्तर बताएं दोस्तों। आप लोगों ने इसका उत्तर दे दिया होगा। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वह है दोस्तों काठमांडू में स्थित है। अब काठमांडू दोस्तों किसकी देश की राजधानी है, काठमांडू दोस्तों नेपाल देश की राजधानी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू में ही पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पूर्व भी दोस्तों यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था, और यह मंदिर यूनेस्को विश्व विरासत, सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सूचीबद्ध है। ठीक है, तो यह थी जानकारी पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वरिष्ठ नागरिकों, ऑप्शन बी है विश्व युद्ध विधवाओं, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता सेनानियों, ऑप्शन डी है लापता बच्चों। 2016 में यह ऑपरेशन स्माइल चलाया गया था पूरे देश में। तो यह किससे संबंधित है उसका आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करें और सोचकर हमें उत्तर बताएं फटाफट से। इसका जो उत्तर है दोस्तों वह है लापता बच्चों। ठीक है, ऑपरेशन स्माइल को 2015 में ऑपरेट किया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन स्माइल के साथ साथ में ऑपरेशन शिनाख्त, ठीक है, ऑपरेशन शिनाख्त, मैं यहां लिख देता हूं शिनाख्त, ऑपरेशन स्माइल प्लस ऑपरेशन शिनाख्त दोनों ही लापता बच्चों से संबंधित है। ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन शिनाख्त यह जो है कि नाम से ये चलने वाला यह ऑपरेशन गुमशुदा बच्चों की तलाश करता था, और गुमशुदा बच्चों के साथ साथ अज्ञात शवों की भी पहचान की जाती थी इसमें। और इन गुमशुदा बच्चों और महिलाओं से पूछताछ के लिए दोस्तों उनकी टीम में एक महिला पुलिसकर्मी का भी होना अनिवार्य किया गया था। ठीक है, तो यह थी जानकारी ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन शिनाख्त के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह करंट अफेयर के क्वेश्चन है, और दोस्तों करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चंस जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं वह भी मैं आपको साथ साथ कवर कराते जाऊंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए है एक अंडा पकाना, ऑप्शन बी है आइस क्यूब पिघलना, इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, एक केक को बेक करना, और ऑप्शन डी है केला का सड़ना। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, फिर भी आप आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। दिया होगा कि एक इनमें से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वह है एक आइस क्यूब पिघलना, इनमें से एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो रासायनिक प्रक्रिया मतलब कि कौन सी इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या फिर रासायनिक पहचान में से
कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि किसी बर्तन पर अगर हम किसी बर्तन में अगर हम पानी डाल दें और उसमें नीचे से ताप लगा दें तो वह पानी वाष्प में बदल जाता है। उसी तरीके से अगर एक आइस क्यूब है, अगर वह पिघल जाती है तो वह पानी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर बर्तन के ऊपर हम ढक्कन रख दें तो वह वाष्प पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार वह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और यह भी क्या कहलाएगा दोस्तों? एक भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो यह जानकारी थी रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा एक है, हवा क्या है? तो शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन बी है केवल मिश्रण का मिश्रण, ऑप्शन सी है केवल तत्वों का मिश्रण, और ऑप्शन डी है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो हवा क्या है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। हवा जो है, हवा क्या है? हवा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हवा के बारे में, हवा दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल है। अगर हवा नहीं होगी तो पृथ्वी का वायुमंडल कहाँ से होगा, ठीक है। और हवा के बिना दोस्तों मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता, ठीक है। अगर एयर नहीं होगी तो मनुष्य सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो दोस्तों मनुष्य मर जाएगा, ठीक है। और हवा, इसका ना तो कोई शेप होता है, यह जिस बर्तन में अगर आप रखेंगे यह उसका आकार ले लेती है। अगर आप बलून में वी आकार के बलून में लेंगे तो हवा वी आकार के बलून में आ जाएगी। अगर आप हार्ट के शेप में बलून में एयर भरेंगे तो हार्ट के शेप में एयर आ जाएगी। तो इसका अर्थात क्या हुआ कि इसका ना तो कोई आकार होता है, ना ही कोई इसका आयतन होता है निश्चित, ठीक है। यह बहुत सारे गैसों और धूल कणों का मिश्रण है, जैसा कि मैंने आपको बताया दिया, यह तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, ठीक है। यह एक द्रव्य है, अर्थात यह एक मैटर है। इसका ना तो कोई वास्तविक रंग है, मतलब इसका कोई कलर भी नहीं है दोस्तों, और ना ही यह गंधहीन है। और दोस्तों वायु सभी दिशाओं में दबाव डालती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वायु का प्रेशर काफ़ी होता है, वायु सभी दिशाओं में बराबर दबाव डालती है। इसे संकुचित किया जा सकता है, ठीक है। अब हवा के बारे में और भी जान लेते हैं कि वायुमंडल में दोस्तों कि किसका कितना अनुपात रहता है, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। कि वायुमंडल में जैसे सर्कल है ये, अब वायु, इसके अंतर्गत जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितनी होती है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है दोस्तों? 78%। तो ये रहा नाइट्रोजन का अनुपात। अब ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 21%। तो यह रहा ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है, O2, ठीक है। यह है नाइट्रोजन, N से डिनोट कर देते हैं इसे। अब ऑर्गन का अनुपात कितना होता है? ऑर्गन का अनुपात होता है दोस्तों 0.9%, ठीक है। यह ऑर्गन का अनुपात। और अन्य गैसें जितनी भी होती हैं, बाकी इसमें जितनी भी आ गई, हीलियम वगैरह गैसें आ गई, वह हीलियम अक्रिय गैस होती है, और बाकी गैसें अन्य जितनी भी आ गई उन सभी का अनुपात कितना होता है? 0.1%। तो यह था हवा की अनुमानित रचना कि हवा का अनुपात कितना कितना होता है पृथ्वी के सतह के चारों ओर विद्यमान जितना भी वायुमंडल है। यह जो वायुमंडल है इसमें हवा का अनुपात कितना कितना होता है वह मैंने आपको बता दिया। यह वायुमंडल समझ लीजिए आप इसे, और यह इसका अनुपात बता दिया मैंने। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यह सभी हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है, आप हमारी वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। सभी तरीके की वीडियोस हमने पहले ही बना रखी हैं। अब केवल हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, और इसके बाद शुरू होगी दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो हमारा यह क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, काबुल में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है शाहदराबाद में, और ऑप्शन डी है कुल्दाबाद में। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, वीडियो को पॉज करें और आंसर बताएं। उत्तर दे दिया होगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ठीक है, अब हुमायूं के मकबरे में के बारे में और मैं आपको बता दूं, यह मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है, स्मारक है। ठीक है, और यह स्मारक जो है नई दिल्ली के दीना पनाह और अर्थात या फिर ये कह लीजिए कि पुराने किले के निकट जो निजामुद्दीन है वहाँ का जो पुराना क्षेत्र है वहाँ के मथुरा मार्ग के निकट में स्थित है। यह गुलाम वंश, ठीक है, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। यह गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश के समय में यह भूमि जो थी किलकोरी किले में हुआ करती थी। ठीक है, और उसके बाद यह जो नसीरुद्दीन के पुत्र जो तत्कालीन उस समय के सुल्तान थे, केकूबाद की राजधानी हुआ करती थी। अब जो हुमायूं का जो मकबरा था दोस्तों, यह उनके पुत्र अकबर, ठीक है, हुमायूं का पुत्र कौन था दोस्तों? अकबर। हुमायूं के पुत्र अकबर ने 1560 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। कब कराया था दोस्तों इसका निर्माण?
हुमायूं के बेटे ने अकबर ने इसका निर्माण कब कराया था? तो हुमायूं के बेटे ने अकबर ने इसका निर्माण 1500 दोस्तों कब कराया था? 1560 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। तो यह थी जानकारी हुमायूं के बेटे मुगल शाह के अकबर के बारे में और साथ में हुमायूं के मकबरे के बारे में। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, घूमर का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो वीडियो को पॉज करें और उसका उत्तर बताएं। दोस्तों जो घूमर का लोकप्रिय नृत्य है यह एक मूवी में भी आया है। अभी रिसेंटली मूवी रिलीज हुई थी कि पद्मावत, दीपिका पादुकोण की और शाहिद कपूर की, आपको पता भी होगा। तो बताइए फटाफट से कि इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों जो घूमर है लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? घूमर जो लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों राजस्थान का है, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पद्मावत मूवी जो रिलीज हुई थी उसमें आपको घूमर का नृत्य देखने को मिलेगा और घूमर का सॉन्ग भी आपको उसमें है कि घूमर घूमर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब कि सॉन्ग देख सकते हैं आप। और बाकी इसके बारे में और जानने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं और हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी इसलिए आप फटाफट से वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 19 और ऑप्शन डी है 21। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों? महाभारत का युद्ध दोस्तों 18 दिनों तक चला था, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, ठीक है। तो यह थी जानकारी महाभारत युद्ध के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं, इसलिए आपको फटाफट से आंसर बताते चल रहा हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं था? यह 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है अनिल कुंबले, ऑप्शन बी है बिशन सिंह बेदी, ऑप्शन सी है कपिल देव और ऑप्शन डी है रवि शास्त्री। तो वीडियो को पॉज करें और इसका उत्तर बताएं। तो आप लोगों ने इसका उत्तर दे दिया होगा कि कौन सा क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है। ध्यान रखिएगा इसमें नहीं पूछा गया है। तो अनिल कुंबले भी हैं, बिशन सिंह बेदी भी हैं और कपिल देव भी हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है कि रवि शास्त्री क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है। तो यह ऑप्शन गलत है, मतलब कि आपका ऑप्शन आपके हिसाब से नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से यह आंसर इसका करेक्ट है कि रवि शास्त्री क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है। तो अनिल कुंबले को दोस्तों कि कब क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया गया था? तो अनिल कुंबले को दोस्तों 2015 में, ठीक है, कब? 2015 में। और बिशन सिंह बेदी को दोस्तों 2009 में। और कपिल देव को दोस्तों कब शामिल किया गया था? कपिल देव को भी दोस्तों 2009 में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया गया था। और सुनील गावस्कर को भी दोस्तों 2009 में शामिल किया गया था। और अनिल कुंबले को मैंने आपको बता दिया। राहुल द्रविड़ को कब किया गया था? राहुल, आप नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। राहुल, मैं नोट कर दे रहा हूँ, राहुल द्रविड़ को 2018 में किया गया था। और सचिन तेंदुलकर को, वो भी नोट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को दोस्तों 2019 में क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया गया है। तो यह थी संक्षिप्त जानकारी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के बारे में। और यह 2011 का जीके का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सॉरी 2011 नहीं, 2016 का जीके का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 11 अप्रैल का, ठीक है, 11 अप्रैल का जीके का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। मैंने ये फर्स्ट पेज पर आप लोगों को लिख दिया है और आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो आप हमारी वीडियो को कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर फटाफट से सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी को करंट अफेयर्स की भी वीडियोस भी मिल जाएंगी और हमारे चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी की भी वीडियोस आपके लिए हैं, उपलब्ध करा दी गई हैं। और साइंस की वीडियोस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं।
आप वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर PDF भी फ्री मिल जाएंगी। दोस्तों अगर हमने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यह थी हमारी जानकारी इसके बारे में। और दोस्तों अगर आपने हमारी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे PDF के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल पर टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं educationhubsmart@gmail.com। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।